किसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस? 9 में तो पढ़ा होगा तुम लोगों ने। कौन सी मोशन? वेव लाइक मोशन। और क्या होगा? देखो भाई, आपने पढ़ा है कि हमारी बॉडी के अंदर जो गट के अंदर फूड की मूवमेंट होती है, ये इनवॉलेंटरी मूवमेंट होती है। हम चाह कर नहीं करते, खुद ब खुद फूड मूव होता है इंटेस्टाइन के अंदर। तो ऑटोमेटिकली जो एक्टिविटी है फूड के मूवमेंट वाली, इसी को हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। और इसके अंदर जो मूवमेंट है वो वेव लाइक मूवमेंट होती है। कैसे मूवमेंट होती है? वेव लाइक। हमारी जो इंटेस्टाइन है, लेट्स सपोज आप उसको इस तरह से कंसीडर करें, सही है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगा तो फूड इसके अंदर इस तरह से मूव करेगा आगे। So this is called wave-like movement of the food in the intestine. This is called peristalsis. अब इसको कराने के लिए क्या चाहिए भाई? ये जो ट्यूब है ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना जरूरी है। तो ये ट्यूब क्या है? आपके पास स्मूथ मसल से मिलकर बना हुआ है। तो स्मूथ मसल की जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगी, इसके नतीजे में जो इसके अंदर फूड है वो क्या होगा? आगे की तरफ को मूव करेगा। तो अब देखें क्या लिखते हैं, a lot of the times especially after taking the large meal you feel some movement in your abdomen. This is actually a wave like involuntary rhythmic movement of the contraction and relaxation of your gut muscles which propels the food forward inside the gut. This kind of the movement also occurs in a tube like on the duct or other systems of the body. It begins from the pharynx and then esophagus and continues propelling the food till the end of the digestive tract. This force of the alimentary canal continues the smooth muscles controlled by the autonomic nervous system. हमारी बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम है उसकी क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये पहले भी मैंने बताया आप लोगों को, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपके पास ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड पर मिलकर के कंसिस्ट है, ठीक है। जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपके पास क्या है? ऑटोनॉमिक और सोमैटिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। ऑटोनॉमिक फिर फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड है, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सोमैटिक नर्वस सिस्टम की डिवीजन आपके स्केलेटल मसल को जो वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन करते हैं उनको देखता है, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वाला पार्ट आपकी बॉडी के अंदर इनवॉलंटरी एक्शन करने वाले मसल्स को देखता है। अब इनवॉलंटरी एक्शन करने वाले जो मसल्स हैं वो या तो कभी एक्टिवेट होते हैं या तो कभी क्या होते हैं? रिलैक्स स्टेट में होते हैं। तो उनको एक्टिवेटेड और रिलैक्स स्टेट में रखने के लिए पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करवाता है। तो हमारा जो गट है ये बेसिकली क्या करता है बेटा? इनवॉलंटरी मूवमेंट करता है। हम अपनी मर्जी से इसकी मूवमेंट नहीं करवाते। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि इस मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए कौन सा नर्वस सिस्टम का पार्ट रिस्पांसिबल है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, या फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी कह सकते हैं, लेकिन पेरिफेरल हम नहीं कहेंगे क्योंकि पेरिफेरल के अंदर स्केलेटल के लिए अलग है और स्मूथ के लिए अलग है। तो यहाँ पर स्मूथ मसल्स हैं, इनवॉलंटरी मसल्स हैं, तो इनको कौन कंट्रोल करेगा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वाला पार्ट। उसका काम क्या है? जैसे ही ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से जो स्मूथ मसल्स हैं गट की वॉल के, उनको जब मैसेज मिलेगा तो ये क्या करेंगे? ये करेंगे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, ठीक है। फिर करेंगे कॉन्ट्रैक्शन, फिर करेंगे रिलैक्सेशन, और इस तरीके से एक वेव लाइक मूवमेंट पूरी जनरेट होगी, जिसके नतीजे में फेरिंक्स से फूड जो है वो आपके पास एसोफेगस, और एसोफेगस से फिर उसके बाद आएगा स्टमक, और स्टमक के आगे फिर जाएगा स्मॉल इंटेस्टीन, फिर लार्ज इंटेस्टीन, और फिर आपके पास बिल्कुल फाइनली रेक्टम तक ट्रैवल करते हुए पहुंचेगा। तो ये जो पूरी गट के अंदर मूवमेंट ऑफ फूड है, और मूवमेंट ऑफ फूड कराने के लिए कौन रिस्पांसिबल है? वॉल के जो मसल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से ये मूवमेंट होती है। दिस कॉन्ट्रैक्टाइल मूवमेंट इज कॉल्ड एज द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, गट कंसिस्ट ऑफ द इनर लेयर ऑफ द सर्कुलर मसल व्हाइल एन आउटर लेयर ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल मसल। The usual stimulus for the peristalsis is the distension of the gut wall due to the bolus. This distension is due to the relaxation of the circular while contraction of the longitudinal muscle. The circular muscle behind the bolus contract while the longitudinal muscle are relaxed simultaneously. This produces a propulsive force on the bolus. इसका मतलब क्या है? देखो, दो मसल्स हैं, अगर हम सामने की तरफ से देखें तो बीच वाली जगह खाली है जिसमें फूड मूव कर रहा है, इसके ऊपर मसल है आपके पास, और इसके एक और एक ऊपर लेयर है उसमें मसल है। इसमें कौन से मसल्स हैं? लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। और अंदर वाली लेयर में कौन से मसल्स हैं?
सर्कुलर मसल, और बीच में गट की बॉल है जिसमें खाना आगे ट्रैवल कर रहा है या बोलस या फूड आगे ट्रैवल कर रहा है। लॉन्गिट्यूडनल मसल की कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, ये इलोंगेट होगा, और सर्कुलर मसल की कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, ये स्ट्रेच दबेगा, स्ट्रेच होगा, सॉरी स्ट्रेच कह रहा हूँ, ये इनवर्ड इसकी मूवमेंट होगी, मतलब ये दब जाएगा, इसकी बॉल की जो आपके पास डायमीटर है ये क्या हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल मसल की वजह से ये क्या होगा, स्ट्रेच खिंचाएगा, लंबा होगा, और लॉन्गिट्यूडनल मसल जब रिलैक्स होगा तो ये वापस अपनी जगह पर चला जाएगा। अब देखो होगा क्या, जब ये लॉन्गिट्यूडनली खिंचता है या कोई भी एक पोर्शन जब लॉन्गिट्यूडनली खिंचाएगा तो सर्कुलर मसल उस वक्त क्या हो जाएंगे, आपके पास रिलैक्स स्टेट में आ जाएंगे। जब longitudinal muscle contract, circular muscle will be relaxed. Longitudinal muscle will be relaxed, circular muscle will be contract. तो इस तरीके से क्या होगा, बीच में जो वॉल है ये क्या होगा, इसका डायमीटर बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा और फिर कम होगा। आपने कभी एक सॉफ्ट ट्यूब हाथ में रखी हो, या चलो हलीम सबने देखी होगी पैकेट से निकालते हुए, देखिए सबने निकालते हुए, आप क्या करते हो, इस पैकेट में जब हाथ को आगे की तरफ को बढ़ा रहे होते हो तो उसके अंदर जो फूड होता है वो खुद ब खुद आगे ट्रैवल होकर निकल रहा होता है। तो उसमें हो क्या रहा है, आपने ट्यूब के डायमीटर को कम किया, जैसे ही ट्यूब के डायमीटर को कम कर रहे हो उसके अंदर का फूड खुद ब खुद कहाँ जा रहा है, आगे। तो बिल्कुल इसी तरह से ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जब ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो इसके अंदर पड़ा हुआ फूड ऑटोमेटिकली खुद ब खुद कहाँ जाना शुरू होगा, आगे की तरफ मूव करना शुरू होगा। सो दिस इज लाइक द मूवमेंट ऑफ द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, और इस प्रोसेस को कराने के लिए, इसको कॉन्स्ट्रिक्ट कराने के लिए कौन रिस्पांसिबल है, और इसको स्ट्रेच कराने के लिए कौन रिस्पांसिबल है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स एंड द सर्कुलर मसल, जो कि पूरे ओवरऑल गट वॉल में मौजूद है, जिनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से फूड क्या होता है, आगे की तरफ को ट्रैवल करता हुआ चला जाता है, ठीक है। पेरिस्टाल्सिस के बाद नेक्स्ट है आपके पास एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। व्हाट इज एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में फेरिंक्स से फूड कहां जा रहा होता है, बिल्कुल एंड ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल तक। अगर उल्टा मूव करने लग जाए, जैसे जब आपको उल्टी आती है तो क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, सही है। स्टमक से फूड जो है वो एसोफेगस, एसोफेगस से फेरिंक्स, और फेरिंक्स से ओरल कैविटी के जरिए से माउथ से बाहर आ जाता है। दिस इज कॉल्ड व्हिच एक्शन, एंटी पेरिस्टाल्टिक एक्शन। हिचकी लेना कभी आई होगी सबको ही तकरीबन, वो क्या होती है बेसिकली, दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। होता क्या है, आपकी जो डायफ्राम है, इस डायफ्राम में एक होल है, जिस होल में से एसोफेगस गुजरता हुआ जा रहा है, कहां पर, स्टमक के अंदर। अब जब आपने फूड बोलस जो लिया है, अगर वो इस अपर्चर से बड़ा होगा तो ये क्या करेगा, रिफ्लेक्स के तौर पर इस फूड को वापस ऊपर भेजेगा, और जब वापस ये ऊपर जाएगा तो फिर ये स्मॉल छोटे छोटे से पीसेस में टूट कर नीचे आएगा। अगर नहीं नीचे आया, फिर उतनी बड़ी शक्ल में आया तो दोबारा से भेजा जाएगा, आप फौरी तौर पे पानी पिएंगे, वो स्मॉल बोलस में टूट जाएगा, फिर आराम से इसमें से ट्रैवल करके नीचे चला जाएगा। तो जब आपने हिचकी ली है तो ये जो फूड वापस प्रोपेल होकर के ऊपर की तरफ गया है, दिस इज कॉल्ड व्हिच एक्शन, एंटी पेरिस्टाल्टिक एक्शन। और अगर गट वॉल में इरिटेशन हो, कोई बैक्टीरिया आ जाए, या कोई फूड ऐसा है जो हाईली स्पाइसी है, या फिर हाईली एक्सटेंड हो चुका है स्टमक, ओवरफुल हो चुका है स्टमक, तो फिर क्या होगा, जरा सा भी दबाव वगैरह पड़ेगा तो ये हिस्सा जहां पर फूड मौजूद है स्टमक के अंदर, ये ट्रैवल करके ऊपर माउथ और ओरल कैविटी तक पहुंचेगा। दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एंटी पेरिस्टाल्टिक एक्शन। व्हाट इज एंटी पेरिस्टाल्सिस? opposite movement of the food from the gut to the oral cavity. This is called which movement? Anti peristaltic movement. समझ आ गई बात? तो एंटी पेरिस्टाल्सिस इज opposite to the peristalsis, जो कि नॉजिया वोमिटिंग की कंडीशन में होती है। अब आ जाओ एसोफेगस पर। व्हाट इज एन एसोफेगस? बता दो ये सारी चीजें, ये रहने देते हैं, रहने दें। पेरिस्टाल्सिस के बाद क्या है भाई, एंटी पेरिस्टाल्सिस का। एंटी पेरिस्टाल्सिस के बाद नेक्स्ट कौन सा है, एसोफेगस। व्हाट इज एन एसोफेगस? आपने पढ़ा था फेरिंक्स है, फेरिंक्स के बाद एसोफेगस से एक मस्कुलर ट्यूब है जो कि अनटिल अनलेस कहां तक जा रही है, जहां पर स्टमक स्टार्ट हो रहा है। तो स्टमक से लेकर जो आपके पास फेरिंक्स था उसके दरमियान में जो मस्कुलर ट्यूब है जो कि फूड को स्टमक तक लाने के लिए रिस्पांसिबल है, इस ट्यूब को हम क्या कहते हैं, इस ट्यूब इज कॉल्ड एज एसोफेगस, जिसको आप ESOPHAGUS में लिखते हैं। कहीं पर आपको OESO मिलेगा, कहीं पर सिर्फ ESO लिखा हुआ मिलेगा, आपकी बुक में ESO से लिखा हुआ है। दिस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर लीड्स टू द बोलस फ्रॉम द फेरिंक्स टू द स्टमक। वही वाली बात बता रहे हैं कि जो फूड का बोलस है उसको फेरिंक्स से स्टमक तक लेके जाएंगे। इट इज लोकेटेड बिटवीन द ट्रैकिया एंड द स्पाइनल कॉर्ड। ऑब्वियसली सी बात है, इसके आगे क्या पड़ा हुआ है, हालत में अगर सामने की तरफ देखें तो ट्रैकिया है, पीछे की तरफ क्या है, वर्टिब्रल कॉलम, और उसके बीच में क्या है, एसोफेगस है। इसकी पोजीशन इंपॉर्टेंट है,
हो सकता है दे कैन बी आस्क्ड इन योर एमसीक्यूज एंड दे कैन बी आस्क्ड इन योर पेपर कि व्हाट इज द करेक्ट लोकेशन फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर साइड। आगे से पीछे की तरफ जाओ नेक पे तो क्या नजर आता है, पहले क्या दिखेगा, ट्रैकिया, फिर क्या दिखेगा, एसोफेगस, फिर क्या पीछे दिखेगा, वर्टिब्रल कॉलम या फिर स्पाइनल कॉर्ड उसके अंदर नजर आएगी। Internally, it is lubricated by the mucus, which makes the passage of the food through the esophagus easier. Through the peristalsis, the food is propelled through it into the stomach. The esophagus passes through the diaphragm before entering into the stomach. There is no process of the mechanical as well as chemical digestion in esophagus. सारी बात आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। अभी मैंने आपको बताया था कि ये एसोफेगस डायफ्राम में एक ओपनिंग होती है, उधर से क्रॉस होकर कहाँ तक जाता है, स्टमक तक जाता है। सही है, एक चीज बस यहाँ पर बतानी है और वो ये कि जब आप इस ट्यूब को देखोगे अंदर ये बिल्कुल अगर ड्राई हो जाए तो फूड इजीली नीचे की तरफ ट्रैवल नहीं करेगा। दो ल्यूब्रिकेटेड सरफेस के ऊपर चीजों का आगे बढ़ना आसान है बनिस्बत ड्राई एंड ल्यूब्रिकेटेड और उसके मुकाबले में ड्राई सरफेस। ड्राई सरफेस पर चीजें आसानी से मूव नहीं करती, ड्राई और ल्यूब्रिकेटेड सरफेस पर भी चीजें आसानी से मूव कर जाती हैं हल्की फुल्की, लेकिन दोनों ही अगर ल्यूब्रिकेटेड सरफेस हो तो इजीली मूवमेंट क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो एसोफेगस की जो अंदर वाली वॉल है इधर म्यूकस सीक्रेट होता रहता है। म्यूकस क्या करता है, एक तरह से इसको ल्यूब्रिकेटेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है और जो फूड का बोलस है वो भी क्या होता है, ल्यूब्रिकेटेड होता है। तो आसानी से इस एसोफेगस से फूड ट्रैवल होकर कहां पर पहुंच जाएगा बेटा, स्टमक में। समझ आ गई बात। लेकिन हमने माउथ के अंदर पढ़ी थी मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन, और दूसरी डाइजेशन कहां पर होगी, जाकर के स्टमक के अंदर। इसके दरमियान जो एसोफेगस है इसमें किसी भी किस्म की कोई मैकेनिकल डाइजेशन या केमिकल डाइजेशन प्रोसीड नहीं होगी। यहां तक बात समझ आ गई। अब देखो नेक्स्ट है आपके पास प्रॉपर्ली तौर पर बकायदा स्टमक की बात करेंगे अभी। सही है, तो अब हम देखते हैं पहले स्टमक।